Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छा ठीक है। कुछ बताइए अपने बारे में, नाम बताए बगैर, नाम और जाति बताए बगैर बताइए। सर, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और 12th तक की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर से हुई है। मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है, BSc, और पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से हुआ है, MA से वीरेंद्र प्रताप महाविद्यालय कलान से। और 2021 में मैं BDO के पद पर चयनित हूँ। वर्तमान में मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? जी नहीं सर, अभी मेडिकल में। ज्वाइनिंग नहीं हुई है। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है वर्तमान में सर? वर्तमान में? वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में अभी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ मिक्स रिएक्शंस है, कहीं थोड़े बहुत सुधार भी हुए हैं हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने में या फिर काम करने में। अभी उतनी उन्नति नहीं हुई है, कुछ लेवल पर हुई है, पर शहरी क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति देखने को मिली है। महिलाओं की स्थिति में बेहतर सुधार है। वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो डिफेंस हो, किसी भी क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। पर अभी ग्रामीण क्षेत्र में उतने मौके उनको नहीं मिल पा रहे हैं आगे बढ़ने के, या फिर एक जो पैट्रियार्कल सोच है उसकी वजह से अभी वो सीमित है, पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एक BDO के तौर पर जब आप ज्वाइन करेंगी तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि आपके ब्लॉक में महिलाएं आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारियों को समझे, काम करें? कैसे करेगी, क्या योजना रहेगी आपकी? सबसे पहले होगा कि वो अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएं। जैसे कि बालिकाओं को अभी वो उतना प्रमोट नहीं किया जाता है। वो सोचती हैं कि समय के साथ या शादी विवाह ये सब पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, पढ़ाने पे उतना ध्यान नहीं देती हैं। चूँकि विद्यालय दूर है, शिक्षा का माध्यम उनके लिए दूर पड़ता है, तो वो उससे थोड़ा सा कतराती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी शिक्षा में आगे बढ़ाएं। दूसरा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करूँगी। जब भी उनकी शिकायतें होंगी तो सबसे बड़ा कारण लगता है जिसकी वजह से वे पीछे हटती हैं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी इंडिपेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से निर्भरता उनकी बढ़ती जाती है, तो वे अपने स्वयं का डिसीजन नहीं ले पाती हैं। तो उनको सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही होंगी उनके लाभ के बारे में अवगत कराना चाहिए। किसी योजना के बारे में बताइए, कौन सी योजना चल रही है, कैसे पहुंचाएंगे कुछ? आंगनबाड़ी स्तर तक की योजनाएं हैं, जिसमें कुछ एग्जैक्ट मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। उसमें न्यूनतम आय या न्यूनतम अपना योगदान दे के वे कुछ सेविंग कर सकती हैं, जिसके आधार पे वे अपना निर्णय ले सकती हैं या शिक्षा में अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकती हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जी गांव के स्तर पे बनता है ना? जी, स्वयं सहायता समूह, उसके बारे में कुछ बताएंगी? महिलाओं के द्वारा आपस में ही कुछ लोगों का स्वैच्छिक संगठन होता है, जिसके द्वारा अपने वो हितों को पूरा करते हैं, अपने सामाजिक उद्देश्य में या सामूहिक लाभ के बारे में सोचते हैं या कार्य करते हैं। एक साथ मिलकर कोई योजना बनाते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं, उसके लाभ को सब में डिवाइड करते हैं और अपने आय का साधन निश्चित करते हैं। तो एक BDO के तौर पे आपकी भूमिका कुछ रहेगी उसमें? जी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो भी सरकार उनको जो भी लाभ दे रही है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देती है सरकार, ऋण या ब्याज उपलब्ध कराती है कि आप अगर कोई बिजनेस या कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, सस्ते दरों पर लोन ले सकते हैं। तो उनके लाभ को बताना चाहेंगे कि आप कम ब्याज पर आप ऋण उपलब्ध ले सकते हैं और अपने जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी योजना मनरेगा है जी, आप ब्लॉक में रह जाएंगी तो मनरेगा आप ही देखेंगी अपने ब्लॉक स्तर पे। क्या मजदूरी दर है अभी मनरेगा की, आपको पता है? जी सर, 203 शायद। 203 100 दिन का कार्य और 203 रुपये। स्त्री पुरुष सबको बराबर दिया जाता है या अलग अलग? सर, सबको बराबर ही दिया जाता है। और योजना का संचालन कैसे होता है, किस स्तर पे होता है ये? सब ब्लॉक स्तर पर ही होता है योजना का। क्या लाभार्थी कैसे, कौन काम करता है इसमें? जो भी काम के इच्छुक हैं सरकार के द्वारा, अगर वो जाते हैं कि मुझे काम चाहिए, तो उन्हें 15 दिन के अंदर काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है ब्लॉक स्तर पर, ये जिसके माध्यम से वो संपर्क करते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि 15 दिन के अंदर उनको काम उपलब्ध कराएं और कम से कम समय में उनकी जो भी
तो आप तो खंड विकास अधिकारी के पद पे आपका चयन हो गया है, फिर आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं? सर अधिक अवसर कार्य करने की अधिक क्षमताएं उसमें मिलती हैं। ब्लॉक स्तर पे जितनी भी कार्य करने के अवसर उपलब्ध हैं उससे कहीं अधिक तहसील के स्तर पर होंगे, इस वजह से। जैसे आप कुछ बताइए विस्तार से। जैसे सर ब्लॉक स्तर पर विकास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन तो संभव है, पर कानूनी या फिर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग संबंधी ज़्यादातर वो तहसील स्तर पर संभव है, जिनके द्वारा हम ज़्यादा अधिक प्रभावित कर सकते हैं अपने संचालन को। तो इस वजह ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक भी काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ब्लॉक स्तर पे भी हर काम वीडियो के माध्यम से ही होता है। यहाँ तक कि जो डिप्टी कलेक्टर होता है उसके और वीडियो का भी कोऑर्डिनेशन एक होता है। तो फिर ज़्यादा और कम कहाँ हुआ? ज़्यादा कम हम नहीं समझ पा रहे हैं। तहसील का एरिया बड़ा है इसलिए ज़्यादा नहीं सर, डिसीजन मेकिंग में सर लॉ एंड ऑर्डर की पावर वीडियो के पास जनरली नहीं होती है, जो कि डिप्टी कलेक्टर के पास होती है। तो विकास का अधिकार एसडीएम डिप्टी कलेक्टर के पास नहीं होता है? सर होता है, उनके पास दोनों कार्य होते हैं। वो विकास संबंधी कार्यों का भी संचालन करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते हैं अपनी तहसील में। डिप्टी कलेक्टर और बीडीओ का किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, हमें ठीक से बताएं यदि आप जानती हो तो। सर यदि कोई भी योजना सरकार के द्वारा लागू की जाती है तो उसका दोनों का समन्वय होता है। डिप्टी कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, निम्न स्तर पर वीडियो उनको लागू करते हैं, रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भी भेजते हैं कि योजना का संचालन किस प्रकार हो रहा है, उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं उसका। सीएम हेल्पलाइन के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है? इसके द्वारा हम अपनी समस्याएं बता सकते हैं फ़ोन करके डायरेक्ट सीएम को कि क्या हमें समस्या है, उसका निवारण होता है। क्या नंबर है? सर 1093 एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। महिला हेल्पलाइन 1090। 1090। ठीक सर। प्रिया जी, जी आप सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जी। तो अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों के भीतर कोई एक बड़ी घटना सुल्तानपुर में घटी जहाँ जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक हुई? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अभी 2 ट्रेनें वहाँ आपस में उनका टकराव हुआ, 2 मालगाड़ियाँ थी, कुछ लापरवाही की वजह से ना सुल्तानपुर में ये घटना हुई। ये 2 से 3 दिन पहले की घटना हुई आपके ही जिले में। चलिए कोई नहीं। रिट के बारे में सुना है आपने? रिट ये कौन जारी करता है? सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा दोनों जारी करते हैं। जी सर। क्या इसे अधीनस्थ न्यायालय नहीं जारी कर सकता? जी सर, संसद के द्वारा अगर संसद उन्हें अनुमति देती है तो अधीनस्थ न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है, ऐसा कहीं लिखा है संविधान में? जी सर। संसद ऐसा कानून बना सकता है, कहाँ पे लिखा है? जी सर, 12 आर्टिकल 12 या 13 आर्टिकल 13 के द्वारा ये मेंशन है कि अगर संसद अनुमति देती है तो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। राज्य की परिभाषा को फिर कहाँ उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 12 में। इसमें राज्य की परिभाषा, इसका मतलब रिट के बारे में नहीं कहा गया होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट में क्या मूल अंतर है, डिफरेंस क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करने की शक्ति रखती है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार एवं अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी करने की शक्ति। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिटों के मामले में जो हाई कोर्ट की शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक है? जी सर, हाई कोर्ट की शक्तियाँ ज़्यादा व्यापक हैं रिट जारी करने के। तो क्या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में रिटें नहीं जारी कर सकता? सर वर्तमान में व्यवस्था संविधान में यही कि केवल वो मूल अधिकारों पर रिट जारी कर। जैसे आपने ये कहा कि संसद यदि कानून बनाकर चाहे तो वह रिट जारी करने का जो विस्तार है वह अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकता है। जी जी। तो क्या संसद में ऐसा, संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि संसद कानून बनाकर अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कर पाए? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली। क्षमादान एक शक्ति है जो कार्यपालिका प्रमुख को मिली है, राष्ट्रपति को। जी। तो केवल ये राष्ट्रपति को है कि राज्यपाल के पास भी ये क्षमादान की शक्ति है? सर राज्यपाल के पास भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में? सर पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते राज्यपाल, पूर्णतः मुक्ति नहीं दे सकते। बस ये पहला अंतर, और कोई अंतर? अगर सेना न्यायालय के द्वारा कोई दंडित व्यक्ति है, उसके मामले में भी राष्ट्रपति के पास सकते हैं, राज्यपाल के पास नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो केवल उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता? राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, मेनली राष्ट्रपति के पास है कि वो मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, मान लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध मिला है,
तो क्या वह क्षमा याचिका के लिए राज्यपाल के पास नहीं जा सकता है, या राज्यपाल कुछ भी मृत्युदंड में नहीं कर सकता? लघुकरण कर सकता है, या फिर लघुकरण का मतलब क्या होता है? उनकी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। यदि उनका सजा की प्रकृति को मृत्युदंड बदल है तो सकते उनके हैं। कारावास में, आजीवन कारावास में परिवर्तित। इसका मतलब है कि क्षमादान के भी कई प्रकार हैं। जी सर, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन कौन लघुकरण से? है, विराम है, लघुकरण है, हम्म, और 2 और है सर। प्रविलंबन प्रविलंबन है और एक और। परिहार। जी। तो प्रविलंबन में क्या होता है? अविलंब किसी कारण की वजह से रोक देना। अविलंब किसी कारण की वजह से रोक देना, जी कि मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टाल देना। जी सर, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। क्या इसके लिए न्यायपालिका ने कार्यपालिका को कोई निर्देश दिया है कि प्रविलंबन का प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा सही से नहीं किया जा रहा है? हमारे देश के लोगों को जो न्यायपालिका पर जो विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसका मुख्य मतलब ये होता है कि यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है, अगर उसको अस्थायी रूप से टाल दिया जाए तो प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है। तो न्यायपालिका के द्वारा कोई कसौटी, कोई ऐसा मानक तैयार किया गया हो कि कितने दिनों के भीतर प्रविलंबन पर निर्णय ले लेना चाहिए? जी सर, वर्तमान में ऐसा कोई नहीं कानून मौजूद है, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि जो कारागार में व्यक्ति हैं उनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि वो सुनवाई ना होने की वजह से वो काफ़ी सज़ा काट रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति में वो जूझ जी। रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं इस संबंध में हाल फिलहाल में। रिजर्वेशन की बात की जाए, अगर महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करें, अभी आपने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रिजर्वेशन भी दिया गया, अवसर भी मिले। तो अनुच्छेद 330 से लेकर 34 के बीच आपको आंगल भारतीयों के लिए मनोनयन का प्रावधान था, जो आगे चलकर समाप्त भी हुआ। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लेकर के है। क्या इसी बीच कहीं विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण के लेकर भी कोई प्रावधान है? अगर है तो कहाँ है? जी या सर, हमारे संविधान में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है या नहीं? सॉरी सर। इसमें नहीं कर रहे। महिलाओं को दिया गया, पंचायतों में है? जी सर, कहाँ रखा गया पंचायतों में? 243 आर्टिकल में है, शायद डी में है, 243 शायद डी में है। जी सर, ठीक है, कितना प्रतिशत? 33%। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी है, उनको कितना परसेंट है? ठीक है सर। आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या फिर जो इस पद में आप आ चुके हैं, ये डेवलपमेंट होता क्या है? क्या विकास क्या होता है? किसे हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, ये जगह डेवलपमेंट है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? ये विकास से क्या आपका तात्पर्य है? सर, विकास का तात्पर्य यदि किसी भी समुदाय या किसी भी क्षेत्र का आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी हो रही है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या महिलाओं के या वंचित वर्गों के, ये यदि संपूर्ण रूप में ग्रोथ दिख रहा है तो इसका मतलब वो विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास से क्या संबंध है? समाज में हर व्यक्ति के, और यानी जैसे कि तब हर वर्ग, जितने भी वर्ग मौजूद हैं समाज में, बालक, महिलाएं, वृद्ध जन या फिर युवा, उनका संपूर्ण विकास, साथ साथ पर्यावरणीय विकास, तो सामाजिक विकास। तो जनजातियाँ जो होती हैं, क्या उनका अपना एक बड़ा समृद्ध कल्चर होता है ना? जी सर। तो क्या उनका सामाजिक विकास नहीं होता है? तो कुछ जनजातियाँ समाज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, उनका हाँ, अपना एक अलग समुदाय होता है। हाँ। उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, उनके समाज के, उनकी विकास की परिभाषाएं थोड़ी सी अलग होती हैं। उनको धीरे धीरे समाज से जोड़ा जाता है, मेन वर्ग से जोड़ा जाता है। आपके फादर किसान हैं, फार्मर हैं, तो कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? सर 23 क्या रेंज में है? वर्तमान में सर लगभग 23%। 23% है, ये तो काफ़ी अच्छा योगदान है। इसका मतलब सर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी घट चुका था 18-19 के परसेंट लगभग था, 18 में के आसपास कृषि का योगदान धीरे धीरे घट रहा था, और सेवाओं का योगदान बढ़ रहा था उसके साथ। अच्छा, किस क्षेत्र में का जो भारतीय जो कार्य बल है उसकी निर्भरता ज़्यादा बनी हुई है? तो सेवा क्षेत्र की ज़्यादा बनी है। सेवा क्षेत्र में ज़्यादा बनी हुई है। जी सर। अच्छा, इसका योगदान भी कम है, कृषि क्षेत्र का योगदान भी काफ़ी कम बताया आपने जो है। ओके, अच्छा, 3 क्षेत्र हमारे पास में, एक सेवा क्षेत्र है, एक उद्योग क्षेत्र है और एक कृषि क्षेत्र है, मोटे मोटे तौर पर। तो इन तीनों क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा लगता है आपको? सर तीनों ही एक दूसरे पर अंतर निर्भरता रखते फिर भी हैं। किसी एक को चुनना हो तो कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये? सर औद्योगिक क्षेत्र फिलहाल में वर्तमान में गवर्नमेंट इस पर बहुत कार्य कर रही है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जितने विकसित क्षेत्र है वहाँ कौन सा क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है? कब औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा ज़्यादा होता है ये? और आपने कृषि क्षेत्र को क्यों नहीं इसको ज़्यादा महत्व दिया?
आपसे पूछे कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी सर, महत्वपूर्ण सभी है सर वर्तमान में, बट औद्योगिक क्षेत्र को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि वर्तमान में बेरोजगार की अधिक आवश्यकता है, जो कि कृषि क्षेत्र में अच्छा, उपलब्ध भारत की नहीं है। जनसंख्या कितनी है लगभग, मोटा मोटा? लगभग 130 करोड़ जनसंख्या। 130 करोड़। जी सर, अच्छा, तो अभी 2011 की इसका मतलब जनगणना से तो 122 करोड़ में है सर। क्या वर्तमान में लगभग कितनी होगी? जैसे मैं कह रही कि चाइना को हम लोग पार कर रहे हैं, हम नंबर 1 बनने वाले हैं अभी जो है, या बन चुके हैं लगभग जो है। जी सर। तो इसका मतलब है कि अभी तो हमको समय लगेगा चाइना को पार करने में, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है ना, हमारा रैंक नंबर 1 हो गया है। तो कितनी? लगभग 130 करोड़ बताइए। अच्छा, 130 करोड़ जनसंख्या, और आप कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनका पेट कौन भरेगा? सर कृषि क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, बट बाकी समराइज वे में औद्योगिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता है, क्योंकि कृषि पर निर्भरता अधिक होने से आगे विकास कम हो पाता है, आर्थिक विकास या देश का डेवलपमेंट में कमी आती है इस वजह से। अच्छा, आपका जो क्षेत्र सुल्तानपुर, वहाँ कौन कौन से मुख्य फसलें हैं? सभी फसलें सर, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, सभी। कि चावल यहाँ होता है? जी सर, चावल भी हम लोगों के यहाँ तो होता है। होता है। जी सर, अच्छा अच्छा, बस गन्ना? सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है चावल के लिए। अच्छा, इस क्षेत्र से अगर आप देखेंगे, जो तराई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से इस जगह पर गन्ना काफ़ी ज़्यादा होता है। जी सर, है गन्ना। ना? और उसी की वजह से यहाँ पर जो शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री जो है, चीनी उद्योग जो है, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री जो है, जो चीनी उद्योग जो है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा उस तरफ अग्रसर होने की वजह क्या है? ज़्यादा उस तरफ को शिफ्ट होता जा रहा है। जी सर, सर चीनी मिलों की संख्या में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में गिरावट आ रही है, जबकि वहाँ पे महाराष्ट्र में अधिक बढ़ रही हैं। उनको अधिक मूल्य मिल रहा है अपने गन्ने के उत्पादन के संबंध में। यहाँ पे शायद उतना नहीं मिल पा रहा है। सहकारी समितियों की भी भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में भी इसकी थोड़ी सी कमी है इस वजह से। एमएसपी तो सब जगह पर एक जैसे ही होता है जी सर। जो है। तो कितना अभी इसका एमएसपी, इसमें हम लोग गन्ने में भी हम लोग इसका तय करते हैं एमएसपी को? जी सर, न्यूनतम वैकल्पिक मूल्य। जी सर, पर उसके लिए एक अलग टर्म यूज़ किया जाता है, MRP। जी, तो एमएसपी तो सेम है, पर शायद ट्रांस बाउंड्री व्यापार और सहकारी समितियों की भूमिका की वजह से महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन या अधिक चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि देखी गई। इस वजह से यूपी में थोड़ी सी गिरावट आ गई। गिरावट आ गई। अच्छा, आप एक महिला हैं, और देखिए अभी क्रिकेट जो इनफैक्ट स्पोर्ट्स है, उसमें काफ़ी बड़ा एक इनफैक्ट कह सकते हैं आप, ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है। जी। तो कौन सा वो चल रहा है टूर्नामेंट जो है? सर T20 वुमेन वर्ल्ड कप। वो उसमें अभी भारतीय टीम की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या रहा अभी यहाँ पर जो है कि कंडीशन क्या रही है अभी? सर वर्तमान में आज ही या कल इंग्लैंड से हमारी टीम हार गई। उससे पहले क्या था? उससे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो क्या आपने वो मैच देखे थे आपने? सर विनिंग मूवमेंट देखे थे आपने? किस जगह पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। जी। ठीक है सर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुना है आपने? जी सर। किसने लिखा है इसको? मैं गेस करूँ, शायद इकबाल। और इसका म्यूजिक किसने दिया है? ये सॉन्ग है ना? जी इसका म्यूजिक। सॉरी। ठीक। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बता दीजिए। गेहूं का शायद 1938 है, धान का एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अभी खरीद धान की चल रही है? जी। तो कितना है, आपको ध्यान नहीं है? सॉरी। माइंड रीडिंग आजकल बड़ा शब्द चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी और चर्चा में है। आपकी क्या राय है इस पर? माइंड रीडिंग एक स्किल हो सकती है, कभी कभी सीखी जा सकती है, अर्जित की जा सकती है सामने वाले की भावनाओं को, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है बहुत अधिक तक संभव है कि आप समझ सकते हैं एक्टिविटीज़ से। ये कला है एक सर, किसी किसी में होती है। और इससे ज़्यादा? तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये बस एक स्किल है। क्यों चर्चा में है ये? सर एक बागेश्वर धाम करके उनकी वजह से चर्चा में है। उन्होंने दावा किया है कि वो ईश्वर के द्वारा बातचीत के माध्यम से उसकी जानकारी हासिल करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में, जीवन में क्या चल रहा है। माइंड रीडिंग सर एक और भी है, सुहानी शाह करके, वो भी माइंड रीडिंग के लिए काफ़ी फेमस है।
सामने वाले के दिमाग में या उसकी एक्टिविटीज़ से वो पता करने की कोशिश करती हैं कि जीवन में उनके क्या चल रहा है या फिर वो क्या सोच सिर्फ रहे हैं। एक एक पंक्ति में आप हमें सुहानी शाह और बागेश्वर धाम के बारे में अपनी राय बताइए, एक पंक्ति में से आप तो क्या सोचते सुहानी हैं? शाह अधिक प्रैक्टिकल और वर्तमान में काफ़ी स्किल बेस्ड आधारित वो अपना अनुभव शेयर करती हैं कि हम अपने स्किल के आधार पर आपके बारे में बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। और बागेश्वर धाम इसको धार्मिक मुद्दों या धर्म के आधार पर, अलौकिक शक्तियों के आधार पर व्याख्या करते हैं कि हम ईश्वर के माध्यम से आपके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। दोनों में ये बेसिक अंतर है, जबकि दोनों का कार्य लगभग सेम है। मान लीजिए आप अपने ब्लॉक में बीडीओ के पद पर हैं और बीडीओ के ऊपर सीडीओ, जिला में सीडीओ बैठते हैं, तो सीडीओ कुछ कहती हैं या कहता है, वो सीडीओ साहब कुछ कहते हैं आपको और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप उस बात को करेंगी या नहीं करेंगी? सर यदि सही नहीं है तो मैं उनसे एक बार निवेदन करूँगी, एक बार उस पर पुनः विचार करें। जो भी वो बात कह रहे हैं उस पर एक बार उनको पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और फिर भी वो नहीं माने तो वो कहते करो, मैं आदेश कर रही हूँ करो, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर भी मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी कि ये किस प्रकार गलत है और किस प्रकार इसको सही किया जा सकता है और सही वे में कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश करूँगी। फिर भी नहीं मानते हैं? तो फिर मैं सही दिशा में ही कार्य करने की कोशिश करूँगी। ठीक, जाए Thank जा you, sir. सकते हैं।